की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ सेम है तो वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं। वहाँ पर ये देखा ही नहीं जाता कि सर है, उसके बावजूद भी हम इनको इसी तरीके से ऐड कर रहे हैं जिस तरीके से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमने जो शुरुआत की थी वो की थी हरमन की स्टोरी से। लीनियर अलजेब्रा रिजबर्ग द्वारा लिखी गई जो बुक है वो हम शुरू करना चाह रहे हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है वेक्टर स्पेस। और लीनियर अलजेब्रा का जो फाउंडर था, जो जनक था, जो फादर हम उसको कह सकते हैं, उनके बारे में हम इससे पहले जो वीडियो थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज बात कर लेते हैं वेक्टर स्पेस के बारे में, जिसका पहला टॉपिक। आज थोड़ी सी बात नहीं पढ़ेंगे, जो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ उसके बारे में ही देखेंगे क्या कुछ है। वेक्टर, पहले तो ये शब्द जो है ये क्या है। हम डेली लाइफ में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ देखते हैं, उनमें से काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके साथ डायरेक्शन कोई भी मैटर नहीं करती, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी भी हैं जिनके साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है। उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। इसके अलावा स्पीड और मास, इनमें जो है डायरेक्शन मैटर नहीं करती, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटीज़ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जैसी, उनमें डायरेक्शन भी मैटर करती है। एक क्वांटिटी having magnitude as well as direction is known as vector। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस है इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पे इंटरेक्ट करते हैं तब क्या होता है। इसको आप बोल सकते हैं कि वेक्टर स्पेस यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है कि दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे, यानी कि एक ही चीज़ के ऊपर दो फिजिकल क्वांटिटीज जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अमाउंट उनका अलग अलग हो सकता है, तब वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगी, ये है इसका बेस। ठीक है, जब हम वेक्टर्स पढ़ते हैं तो शुरुआत में हम पढ़ते हैं पोजिशन वेक्टर भी, लेकिन जब धीरे धीरे हम आगे चलते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री में जाते हैं, तब हम ये ज़रूर समझते हैं कि वेक्टर्स जो है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ सेम है तो वो वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं। वहाँ पर ये देखा ही नहीं जाता कि उसकी पोजीशन क्या है क्या नहीं। यानी कि जो वेक्टर है उसमें से पोजीशन का जो रेफरेंस है वो लगभग ना के बराबर है, कि पोजीशन मैटर नहीं करती जब आप दो वेक्टर्स की इक्विलिटी की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। अब ये टुवार्ड्स नॉर्थ मैंने कहां से शुरू किया वो मैटर नहीं करता, जहां जहां पर भी 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ होगा वो सारे के सारे वेक्टर्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि पोजीशन कोई मैटर नहीं करती। और जब दो वेक्टर्स इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी पोजीशन कहां से वो शुरू हुए हैं, कहां पर खत्म हुए, मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन जब दो वेक्टर्स, दो सेम क्वांटिटीज, दो लाइक क्वांटिटीज किसी एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट करती हैं, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर मैं इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ से लगाऊं और 5 न्यूटन फोर्स इस साइड से लगाऊं, एक्चुअल में जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है। 5 न्यूटन उस साइड से, लेकिन 5 न्यूटन इस साइड से, परंतु जो उसका इफेक्ट है वो 0 हो रहा है। ठीक है, ये हम साइंस में पढ़ते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एक दूसरे के अपोजिट फोर्स हैं वो एक दूसरे की जो अमाउंट है उसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि सेम अमाउंट है दोनों की। यहां से जो आपके पास बनता है वो क्या है? द इफेक्ट ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज ऑन द सेम पॉइंट। किन्हीं भी दो लाइक क्वांटिटीज का इफेक्ट सेम पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, में और मे नॉट बी इक्वल टू देयर इंडिविजुअल सम।
कि जो कोई भी दो आपने क्वांटिटीज ली हैं, या फिर हम कहें कोई भी दो वेक्टर्स हैं सिंपली, अगर वो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो उनका ओवरऑल इफेक्ट है वो जो इंडिविजुअल का जो सम है उसके बराबर ही हो सकता है उससे कम भी रह जाए। ठीक है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती 5 न्यूटन 5 न्यूटन तब टोटल हो जाता 10 न्यूटन, लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उनका इफेक्ट कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि जो डायरेक्शन है उसका भी असर पड़ता है। अगर डायरेक्शन का असर पड़ता है और हम यहां पर बता रहे हैं कि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का इफेक्ट जो है वो 0 हो गया, यानी कि जो वेक्टर्स का इफेक्ट हुआ है, जो वेक्टर्स का इफेक्ट हुआ है वो जरूरी नहीं है कि उनके सम के बराबर हो, बट प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल मतलब बताया जा सकता है। दो वेक्टर्स का इफेक्ट किसी एक पॉइंट पे वो जरूरी नहीं है कि सेम हो, और मैक्सिमम केसेस में वो सेम नहीं होता, वो कम ही होता है, बट प्रेडिक्टेबल। लेकिन प्रेडिक्टेबल है, बताया जा सकता है कि कितना होगा। ये कैसे? मान लेते हैं ये वेक्टर है, कोई x है, पॉइंट P पे एक्ट कर रहा है, और इसी के टाइम पे कोई दूसरा वेक्टर है y जो P पॉइंट पे अलग डायरेक्शन के साथ एक्ट कर रहा है P पॉइंट पे। इस केस में जो इनका इफेक्ट होगा उसको बोलेंगे हम इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। और वो रिजल्टेंट वेक्टर कहां से होगा, जब एक पैरेललोग्राम हम ऐसा डिजाइन कर लेंगे जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स ये x और y बनते हों, तो जो उसका डायगोनल होगा P पॉइंट से वो बनेगा इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर। द डायगोनल फ्रॉम द पॉइंट P of the parallelogram whose adjacent sides are x and y is the resultant of x and y। ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था कि जब आप x और y कोई भी दो वेक्टर्स हैं वो किसी एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस के साथ, तो जब उस डायगोनल को हम लेंगे जो इन दोनों एडजेसेंट साइड्स के होते हुए पैरेललोग्राम बनता है, वो डायगोनल क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा। इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं अपोजिट वो सेम होती हैं, यानी कि अगर मैं P से Y ले रहा हूं तो सेम डायरेक्शन के साथ जो यहां पर वेक्टर होगा ये भी Y ही होगा, और ऐसे ही जो ये x है यहां से ये भी x ही होगा। या फिर मैं कहूं कि P से मैंने कोई वेक्टर शुरू किया है y, जहां पर y खत्म हुआ है वहां से शुरू हुआ है x, वो भी कहीं पर गया है, जहां पर वो खत्म हुआ है P से उस पोजीशन तक अगर मैंने कोई भी वेक्टर डिजाइन कर लिया, वेक्टर मैंने वहां तक ले लिया, तो वो क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसको बोलते हैं टेल टू हेड एडिशन। टेल टू हेड एडिशन कि जहां पर आपका एक वेक्टर खत्म हुआ है दूसरा वेक्टर वहीं से शुरू हुआ है, तो जो पहले का शुरुआती पॉइंट था और दूसरे का जो एंड पॉइंट था वहां तक जो वेक्टर बनता है वो होगा दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों का जोड़। ठीक है, अब यहां से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो क्या है, देखिए यहां पर x प्लस वाई किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के, यानी कि ये जो पॉइंट मान लेते हैं P क्यू, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू पी क्यू। और इसी तरीके से y प्लस एक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पी क्यू। यानी कि वेक्टर्स जो है, अगर दो वेक्टर्स है उनका रिजल्टेंट आप किसी भी ऑर्डर में ले लेंगे वो रिजल्टेंट जो होगा सेम ही रहेगा। या तो आप पहले x प्लस वाई कीजिए या y प्लस एक्स कीजिए, वो सेम ही आएगा। यहां से एक
अच्छी बात है। अगर मैं इसी चीज़ को ज्योमेट्रिकली या फिर कहें कि कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से देखूं, मान लेते हैं कि जो P है वो ओरिजिन है, और ओरिजिन से जो ये है A1 A2 है, ये B1 B2 है, दोनों की पोजीशन हमने बता दी, एक A1 A2 है वेक्टर y और दूसरा वेक्टर x वो B1 B2 है। तब इस केस में x प्लस वाई क्या होगा, A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2, ये क्या हो जाएगा आपका पोजीशन ऑफ x प्लस वाई। इस तरीके से अब यहां पर से एक और बात हम देखते हैं कि ये तो सिंपल कुछ इस तरीके से ऐड कर रहे हैं जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं। जब डायरेक्शन है उसके बावजूद भी हम इनको इसी तरीके से ऐड कर रहे हैं जिस तरीके से नंबर्स को ऐड करते हैं। यानी कि वहां की जो एक आध प्रॉपर्टी है कौन सी, अगर मैं इसको एक और z वेक्टर लेके आऊं यहां पर और z को भी जोड़ूं तो सेम आएगा। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जो एसोसिएटिविटी है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम a1 प्लस b1 लिख रहे हैं, तो इसी तरीके से कोई तीसरा वेक्टर आएगा, मान लेते हैं उसको c1 c2, तो वो तो सेम ही होगा, जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये प्रॉपर्टी बनती है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक और होता है ठीक है, यानी कि अगर जो y है y का मैग्नीट्यूड अगर 0 हो जाए तो x प्लस 0 क्या हो जाएगा, सेम x। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि जो ये y है ये 0 0 है तो x प्लस 0 0 b1 प्लस 0 b1 b2 प्लस 0 वो भी b2, यानी कि x प्लस 0 क्या हो जाएगा x। और एक रहता है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद चलते हैं जो नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्या है कि आप किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन बी एक्सटेंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड, कि जो वेक्टर है आप उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि आपके पास अगर कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लेते हैं x कोई वेक्टर है जिसका जो पोजीशन है वो a1 a2 है। ठीक है, पोजीशन का मतलब सिंपल सा ये है कि ओरिजिन से जो फाइनल पॉइंट है जहां तक वो जा रहा है वो a1 a2 है, उसी को पोजीशन कहा जा रहा है, उसी को आप वेक्टर कह सकते हैं a1 a2 या फिर x वेक्टर। और यहां पर डायरेक्शन का जो साइन है वो मैंने कहीं पर भी नहीं लगाया। ठीक, तो वो अंडरस्टूड है कि हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर x और y वेक्टर मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन के साथ, तो वेक्टर्स की बात हो रही है, वहां पर जरूरी नहीं है वो निशान लगाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई नोमेनक्लेचर नहीं चल रहा, हम सिंपल सी बातें उनके बारे में समझ रहे हैं। ठीक, तो x कोई भी वेक्टर है a1 a2 जिसकी पोजीशन बनती है, तब मैं कोई एक नॉन जीरो रियल नंबर उठाता हूं t, t इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, तब जो tx बनेगा, tx जो बनेगा वो क्या होगा, tx जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ x वेक्टर, या फिर कहें जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है t और x की वो किसके बराबर हो जाएगी, tx की। यहां पर आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है और यहां पर आपका मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है। अगर t केसेस बनाते हैं अलग अलग, मान लेते हैं t इज ग्रेटर देन 0, t इज लेस देन 0, दो अलग अलग चीजें हैं। यहां पर जो tx है उसकी सेम डायरेक्शन होगी x के साथ, जो x की डायरेक्शन है उसकी सेम डायरेक्शन होगी अगर t आपका ग्रेटर देन 0 है तो, यानी कि पॉजिटिव हो गया ना, तो x का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन tx की है और वो उसी का ही मल्टीपल है कुछ ना कुछ। अगर t इज लेस देन 0, t 0 से कम है, इस केस में जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, tx की डायरेक्शन x से अपोजिट।
x से उल्टी हो जाएगी अगर t आपका 0 से कम है तो, लेकिन वो सेम रहेगी x की डायरेक्शन अगर आपका t 0 से ज्यादा है तो। अब 0 से अगर ज्यादा है तो, ठीक है, यहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर tx वेक्टर या मैग्नीट्यूड की बात करूं, tx यानी कि t टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x, सेम यही होता है। अब जो t है, अगर ये t 1 से ज्यादा हो जाता है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, अगर t 1 से कम रहता है तो मैग्नीट्यूड कम रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में इतना सा है। यहां पर मेन है डायरेक्शन। अब यहां पर एक चीज आप देखिए, अगर मैं x की मल्टीप्लाई -1 से कर देता हूं, x कोई वेक्टर है, अगर मैं -1x की बात करूं तो क्या हो जाएगा, -x, यानी कि x कोई भी वेक्टर था उसका ठीक उल्टी डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर हो गया। नेगेटिव वेक्टर यही होता है, जब आप किसी वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन -1 से कर देते हैं तब जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, ठीक अपोजिट हो जाती है। x प्लस -x 0, रिजल्ट खत्म। यानी कि जैसे ये था 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, ये दोनों अपोजिट है तो एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगली जो चीज है वो ये है x प्लस वाई में भी 0, कि ऐसा वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है जिसका किसी दूसरे वेक्टर के साथ सम करे तो आंसर 0 आ जाए। यहां से 4 चीजें हमारे पास आई हैं जो यहां पर समझनी जरूरी है। पहला, x प्लस वाई और y प्लस एक्स सेम रहेंगे। दूसरा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तीसरा, x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स। और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, x प्लस वाई में भी 0, ऐसा वेक्टर किसी भी वेक्टर के लिए एग्जिस्ट करता है जो उसके इफेक्ट को 0 कर दे। ठीक है, यहां पर स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन देखिए, अब मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है x a1 a2 जिसकी पोजीशन है। अगर मैं इस t कोई भी नंबर लेता हूं t इज नॉट इक्वल टू 0 और इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो वेक्टर कहां जाएगा, या तो आगे जाएगा या फिर पीछे जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है क्योंकि मैं उसी को इंक्रीज कर रहा हूं और ये हमने पहले पढ़ा है कि वेक्टर के मामले में पोजीशन जो है उसकी वो इक्वलिटी को बताने के लिए या फिर उसके मैग्नीट्यूड को या डायरेक्शन को समझाने के लिए पोजीशन मैटर नहीं करती। ठीक, यहां से क्या बनता है कि जो x है और tx है वो t चाहे किसी भी टाइप का हो, बस नॉन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तब भी जो tx है और x है वो दोनों ही कैसे वेक्टर बनते हैं, पैरेलल वेक्टर बनते हैं। x एंड tx आर ऑलवेज पैरेलल। ठीक, यानी कि उनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, ये भी बन सकता है, और डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, लेकिन पैरेलल तो वो हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, अब जिस तरीके से सम से हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी थी कि 4 मेन प्रॉपर्टीज वहां से बनती है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन से भी 4 मेन प्रॉपर्टी बनती है। पहली है x की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मैग्नीट्यूड पे क्या है, कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ना ही डायरेक्शन पे असर पड़ेगा, सेम रहेगा। ठीक, दूसरा, अगर a और b कोई 2 नंबर्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई x के साथ करता हूं, x वेक्टर है यहां पर, तो मैं a इंटू बी एक्स इसको लिख सकता हूं। ठीक है, या फिर b इंटू ए एक्स भी लिख सकता हूं। ठीक, अगर 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई हमको किसी वेक्टर के साथ करनी है तो हम किसी भी ऑर्डर में पहले किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ कर सकते हैं, या फिर पहले दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके फिर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी हो सकता है।
दूसरा, अगर किसी एक वेक्टर की 2 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सेम तरीके से अगर वेक्टर 2 हो जाएं और नंबर 1 हो, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज आपके पास सम की थी और 4 प्रॉपर्टीज आपके पास एडिशन की थी। ये 8 जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, यहीं से आपका वेक्टर स्पेस बनेगा पूरा। ठीक है, अब जो ये 2 डायमेंशनल में हमने समझा या फिर कहीं प्लेन में हमने समझा है, ये सारी की सारी चीजें एज इट इज यूं की यूं स्पेस में भी काम करती हैं। ठीक है, स्पेस में जब ये काम करती है तो इन सारी चीजों का जो इस्तेमाल है वो लाइंस की इक्वेशन और जो प्लेन्स है उनकी इक्वेशन को बताने के लिए किया जाता है। इसके बारे में हम इसे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कैसे इस्तेमाल इनका होगा। यहां तक अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर कोई और जो बात अगर बीच में आपको लगता है कि रह गई है या फिर कुछ नया ऐड करना चाहिए था, वो भी आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनके ऊपर भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।